हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 5 मार्च का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में आप सभी से 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अनुसार भारतीय यूट्यूबर्स ने वीडियो के जरिए कमाकर 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने करोड़ रुपए का योगदान दिया। देखिए यूट्यूबर्स, आप अभी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जीएस एनालिसिस सेंटर, आप मुझे एक छोटा सा यूट्यूबर मान सकते हैं। तो इसी तरह से भारत में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, लाखों के तादाद में। तो इन्हीं यूट्यूबर्स का यहाँ पे बात चल रहा है कि 2020 में यूट्यूबर्स ने पैसे कमाकर यूट्यूब से भारतीय जीडीपी में योगदान दिए 6,800 करोड़ रुपए का। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। आप लोग अभी तक सुनते होंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान होता है सेवा क्षेत्र का, उसके बाद स्थान आता है उद्योग क्षेत्र का, उसके बाद कृषि का स्थान है। अब ये एक नया प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, ठीक है। अब ये भी भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है। यूट्यूबर्स जो भी इनकम करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये भारतीय जीडीपी में योगदान दे रहे हैं। 2020 में यूट्यूबर्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल योगदान दिए 6,800 करोड़ रुपए का। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। भारतीय यूट्यूबर्स ने 2020 में 6,83,900 फुल टाइम नौकरियों के बराबर भारतीय जीडीपी को मजबूत किया, ठीक है। बेरोजगारी का जमाना है, चारों तरफ जो है बेरोजगारी फैली हुई है। इसी दौरान जो है यूट्यूब काफ़ी सही साबित हो रहा है। जिन लोगों के पास कुछ ना कुछ स्किल्स है, या फिर टीचिंग के क्षेत्र में या फिर किसी भी अन्य क्षेत्र में, जिनके पास जो भी स्किल्स है, काफ़ी अच्छे से अपने स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं यूट्यूब पर और पैसे कमा रहे हैं। तो इस तरह से लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 7 लाख यूट्यूबर्स कामयाब यूट्यूबर्स हैं यूट्यूब पर, और ये एक रोजगार माना जा सकता है, ठीक है। और ये भारतीय जीडीपी में योगदान दे रहे हैं। ये एक नया प्लेटफॉर्म है जो कि जीडीपी में वृद्धि का एक कारण है और धीरे धीरे स्पीड में बढ़ते जा रहा है। आने वाले समय में ये हजारों करोड़ का योगदान दे सकता है। देखिए 2021-22 में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक रहा, जो कि सबसे अधिक है। तो याद रखिए, भारतीय जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? सेवा क्षेत्र का, यानी सर्विस क्षेत्र का। इसके बाद 25.92% योगदान के साथ उद्योग क्षेत्र दूसरे स्थान पर है। 20.19% योगदान के साथ जो है कृषि क्षेत्र तीसरे स्थान पर है। यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब की स्थापना की गई थी 14 फरवरी 2005 में। बाद में 2006 में गूगल ने इसे खरीद लिया। यूट्यूब के संस्थापक थे जावेद करीम, स्टीव चेन और चार्ड हर्ले। यूट्यूब का मुख्यालय सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया में है। यूट्यूब के वर्तमान में सीईओ हैं सुसान डायने वोत्स्की। चलिए अगला क्वेश्चन है, 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के 12वें खिलाड़ी कौन बने हैं? तो 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के 12वें खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। ऑप्शन बी राइट आंसर। वैसे सबसे ज़्यादा 200 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं। अब ये रिकॉर्ड इन्हीं का नाम है। अब देखिए हाल ही फिलहाल में जो भी खेल से रिलेटेड रिकॉर्ड्स बने इन्हें भी याद रखिएगा। सबसे कम गेंदों में अर्धशतक जड़ने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं ऋचा घोष। ऑस्ट्रेलियाई T20 लीग बिग बैश में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं उन्मुख चंद। 2 बार विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं स्मृति मंधाना। सबसे कम उम्र में BWF सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं उन्नति हुडा। इन्होंने ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल वर्ग का खिताब जीता था। 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है भारतीय टीम। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के डेब्यू मैच में ही 13 शतक यानी ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं शाकिबुल गनी, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़कर T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक डॉट बॉल फेंकने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो देखिए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक डॉट बॉल फेंकने का रिकॉर्ड बनाया है शाकिबुल हसन, जो कि बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। डॉट बॉल यानी उस गेंद पर एक भी रन नहीं बना। तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में शाकिबुल हसन जो है शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं डॉट बॉल फेंकने के मामले में। T20 में अभी तक 832 डॉट बॉल फेंकने वाले शाकिबुल हसन ने शाहिद अफरीदी के 830 डॉट बॉल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इसके अलावा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड जो है शाकिबुल हसन के ही नाम है। उन्होंने अभी तक कुल 119 विकेट हासिल किए हैं केवल T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में।
तो शाकिबुल हसन कहाँ के हैं? ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, घटते ऊँटों की आबादी को देखते हुए किस राज्य सरकार ने 2022-23 के बजट में ऊँट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? तो देखिए हाल ही में राजस्थान की सरकार ने अपना बजट पेश किया है 2022-23 के लिए। तो घटते ऊँटों की आबादी को देखते हुए राजस्थान की सरकार ने ऊँट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। और इस नीति के लिए राजस्थान की सरकार ने 10 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ध्यान रखिए, भारत में सबसे अधिक ऊँट पाए जाते हैं राजस्थान में। राजस्थान में देश भर के लगभग 85% ऊँट जो है पाए जाते हैं। 2012 की पशुधन जनगणना के मुताबिक राजस्थान में ऊँटों की संख्या 3,25,713 थी, जो कि 2019 में घटकर 2,12,739 पर पहुंच गई है। इसी वजह से राजस्थान की सरकार ने ऊँट संरक्षण और विकास नीति को लॉन्च किया है। राजस्थान सरकार ने 2014 में ऊँट को राजकीय पशु घोषित किया था। तो ध्यान रखिए, राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है? ऊँट है। अब देखिए राजस्थान से रिलेटेड जो टॉप करंट अफेयर बने हैं इन्हें भी याद रखिए। महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना लॉन्च किया गया है। विद्यार्थियों के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना लॉन्च किया गया है किसानों के लिए। सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना जिसका नाम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लॉन्च किया गया है। सिरोही जिले में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना लॉन्च किया गया है। सौभाग्य योजना के तहत सबसे अधिक घरों में सौर विद्युतीकरण करने के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर है। राजस्थान के कोटा में दुनिया की सबसे बड़ी घंटी स्थापित की जा रही है। जयपुर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। वैसे विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा सीमा सुरक्षा बल द्वारा मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए जैसलमेर में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, इसका नाम है प्रोजेक्ट बोल्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है, आईआईटी रुड़की द्वारा निम्न में से किसे गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, गंगा नदी के पुनरुद्धार में योगदान देने के लिए हाल ही में आईआईटी रुड़की ने राजीव रंजन मिश्रा को गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। राजीव रंजन मिश्रा जो हैं ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के पूर्व महानिदेशक हैं। अब देखिए हाल ही फिलहाल में जो इंपॉर्टेंट पुरस्कार दिए गए हैं एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है योहान पूनावाला को। भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार दिया गया है कोल इंडिया लिमिटेड को, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के विजेता बने हैं संदीप बख्शी, जो कि आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ हैं। 2022 के लिए नेताजी पुरस्कार जीते हैं जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे। हाल ही में रामानुजन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया नीना गुप्ता को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल सेफ्टी डे, इसे ही नेशनल सिक्योरिटी डे भी कहा जाता है। तो ये हर साल मनाया जाता है 4 मार्च को। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किए जाने वाले सुरक्षा उपायों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को ही ये दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 4 मार्च 1966 को नेशनल सेफ्टी काउंसिल यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की भारत में स्थापना की गई थी। इसीलिए हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2022 का थीम भी याद रखिए। 2022 का थीम है नर्चर यंग माइंड्स डेवलप सेफ्टी कल्चर। अब देखिए मार्च माह चल रहा है, तो इस माह में अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं उनका एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया गया। 1 मार्च को ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है। साथ साथ में आप थीम भी देख सकते हैं किस दिवस का कौन सा थीम है 2022 के लिए। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस और 3 मार्च को ही विश्व श्रवण दिवस भी मनाया जाता है। और हाल ही में 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व के बेहतरीन स्पिनरों में शुमार ऑस्ट्रेलिया के किस दिग्गज क्रिकेटर का 4 मार्च 2022 को निधन हो गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर थे, महान स्पिनर थे शेन वॉर्न। इनका हाल ही में थाईलैंड में निधन हो गया। कहाँ पर? इनका थाईलैंड में निधन हो गया है 52 साल की उम्र में हार्ट अटैक के कारण। तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे शेन वॉर्न और महान स्पिनर थे।
इसके अलावा जो ऑप्शन सी नंबर पे है रॉड मास, ये भी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी शेन वॉर्न। खास करके इनके बारे में याद रखिएगा। महान स्पिनर शेन वॉर्न ने 1993 के एशेज के दौरान मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट में इंग्लैंड के माइक गेटिंग को जिस गेंद पर बोल्ड किया था उसे क्रिकेट इतिहास की सर्वश्रेष्ठ गेंद मानी जाती है। तो क्रिकेट के इतिहास का यह सबसे बेस्ट गेंद था जिसे डाला था शेन वॉर्न ने। ठीक है, शेन वॉर्न ने अपने 145 मैचों के टेस्ट करियर में कुल 708 विकेट चटकाए थे, जो मुथैया मुरलीधरन के बाद टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक हैं। ठीक है, तो शेन वॉर्न जो है टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक विकेट हासिल करने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी हैं, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मन्नार की खाड़ी पाक खाड़ी में डुगोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में तमिलनाडु की सरकार ने घोषणा की है कि मन्नार की खाड़ी पाक खाड़ी में डुगोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। डुगोंग क्या है? तो डुगोंग को समुद्री गाय कहा जाता है, सी काऊ कहा जाता है, तो ये एक समुद्री जीव है। तो डुगोंग जो है ये सिरेनिया श्रेणी की 4 जीवित प्रजातियों में से एक है तथा ये शाकाहारी स्तनपायी की एकमात्र मौजूदा प्रजाति है। तो भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? मन्नार की खाड़ी पाक खाड़ी में। तमिलनाडु की सरकार इसे स्थापित करेगी। अब देखिए तमिलनाडु से रिलेटेड जो टॉप करंट अफेयर बने हैं इन्हें भी याद रखिए। कपड़े के थैलों का बढ़ावा देने के लिए यहाँ की सरकार ने एक योजना लॉन्च किया है, इसका नाम है मिंदम मंजप्पाई योजना। तमिल थाई वजथु ये तमिलनाडु का हाल ही में राज्य गीत घोषित किया गया है। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार तमिलनाडु को हाल ही में दिया गया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब तमिलनाडु ने जीता। ये एक क्रिकेट टूर्नामेंट है। तो देखिए दोस्तों, जब ये स्टेट का बात चलता है तो कम से कम एक स्टेट के बारे में हम अच्छे से सामान्य ज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले तमिलनाडु का मैप देखिए। तो ये रहा तमिलनाडु, ये भारत का दक्षिणी राज्य है। 3 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से। और अभी आपने नाम सुना है मन्नार की खाड़ी, तो ये जो है ये मन्नार की खाड़ी है और ऊपर के साइड में ये जो है ये पाक स्ट्रेट है, पाक खाड़ी या फिर पाक जलनब्रू मध्य है। यहाँ से कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मन्नार की खाड़ी या फिर पाक जलनब्रू मध्य किन 2 देशों को अलग करता है? तो याद रखिएगा भारत और श्रीलंका को। तमिलनाडु का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जिलों की संख्या 37 है। राजधानी चेन्नई। सीएम है MK स्टालिन। गवर्नर है RN रवि। मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी। तमिलनाडु में लोकसभा सीट की संख्या 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट की संख्या 234 है। तमिलनाडु का राजकीय पशु है काला हिरन, राजकीय पक्षी पन्ना कबूतर, राजकीय वृक्ष पलमेरा खजूर है। तमिलनाडु का राजकीय फूल लिली है और राजकीय खेल कबड्डी है। तमिलनाडु का प्रमुख क्लासिकल डांस है भारतनाट्यम और कड़ागट्टम और यहाँ का फोक डांस है कुम्मी, कोलाटम तथा काउडी। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुडुमलाई नेशनल पार्क। इसके अलावा कालकड मुंदथुरई टाइगर रिजर्व तथा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व सारे तमिलनाडु में है। ग्रैंड अनिकट डैम तथा मेट्टूर डैम कावेरी नदी पर, भवानी सागर डैम जो है ये भवानी नदी पर है। बड़गा तथा टोडकोटा ये तमिलनाडु के प्रमुख ट्राइब्स हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? तो जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये यूक्रेन में है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। हाल ही में सुर्खियों में बना हुआ है ये ऊर्जा संयंत्र क्योंकि रूस ने इस पर हमला किया है और इसे अपने कब्जे में ले लिया है और ऐसे माना जा रहा है कि रूस जैसे बमबारी कर रहा है यूक्रेन में, अगर इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र में अगर आग लग जाता है या फिर किसी तरह से विस्फोट हो जाता है तो फिर जो चेरनोबिल हादसा हुआ था उससे भी बड़ा हादसा हो जाएगा क्योंकि इसमें 6 प्लांट लगे हुए हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है इसमें 6 लगे हुए हैं। इसमें अगर ब्लास्ट हो जाता है तो लगभग जो है यूरोप खत्म हो जाएगा। तो रूस ने जो है इस ऊर्जा संयंत्र को अपने कब्जे में ले लिया है, इसी वजह से जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र सुर्खियों में बना हुआ है। तो याद रखिए कहाँ पर है? यूक्रेन में है। और ये प्लांट जो है यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा प्लांट भी है और ये यूक्रेन के एनहोर्दर शहर में स्थित है। अब यूक्रेन का मैप देखिए। अब यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनेंगे सबको याद रखिएगा। तो ये रहा यूक्रेन। 7 देशों से ये अपनी सीमा शेयर करता है। कौन कौन से देश हैं ये?
एक है मोल्दोवा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, बेलारूस और रूस। 7 देशों से ये अपनी सीमा शेयर करता है। यूक्रेन की राजधानी है कीव। यूक्रेन में एक प्रमुख नदी बहती है, इसका नाम है नीप्रो नदी, ठीक है। और नीप्रो नदी जो है ये ब्लैक सागर में जाकर गिर जाती है। चेरनोबिल आपदा आप सभी को पता होगा, 1986 में हुआ था। सबसे बड़ी आपदाओं में से ये एक है। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में विस्फोट हो गया था 1986 में और हजारों लोग जो है मारे गए थे। यूक्रेन के पूर्व में सी ऑफ अजोव है, अजोव सागर है। वहीं दक्षिण पूर्व में यहाँ पर ब्लैक सी है, यानी काला सागर भी है। यूक्रेन के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वोलोडोमिर जेलेंस्की, प्रधानमंत्री हैं डेनिस शमयाल, यहाँ की संसद का नाम है वेरखोना राडा और करेंसी है हिरोनिया। अब देखिए, परमाणु ऊर्जा संयंत्र का यहाँ पे बात चल गया है, तो बार बार एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ, इसे याद रखिएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क कहाँ पर है? मुंबई में है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ये तमिलनाडु के कलापक्कम में है। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन केंद्र ये कोलकाता में है। तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। कुडनुकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना तमिलनाडु में है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक के कारवार में है। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये गुजरात के काकरापार में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तो ये कहाँ पर है? ये इसका मुख्यालय वियना में है, ऑस्ट्रिया के वियना में है। वियना में ही पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का भी मुख्यालय है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन। आरबीआई ने महाराष्ट्र के सांगली में स्थित किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में सर जेरो दादा नाइक शिराला सहकारी बैंक जो कि महाराष्ट्र के सांगली में स्थित है, हाल ही में इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो पर्याप्त पूंजी की कमी और कमाई की संभावनाएं नहीं होने के कारण आरबीआई ने हाल ही में इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। बैंकों का बैंक आरबीआई को ही कहा जाता है। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन किया गया था 1 जनवरी 1949 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ये 25वें गवर्नर हैं। आरबीआई के 4 उप गवर्नर्स होते हैं, टी रविशंकर, महेश कुमार जैन, माइकल डी पात्रा, एम राजेश्वर राव, ये सारे आरबीआई के वर्तमान में उप गवर्नर्स हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में भारत में पहली बार ओशंस 2022 सम्मेलन और प्रदर्शनी कहाँ पर आयोजित किया गया? तो हाल ही में भारत में पहली बार ओशंस 2022 सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया चेन्नई में, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में। ऑप्शन बी राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आगामी परीक्षाओं के लिए, ध्यान रखिए। और ये सम्मेलन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी आईआईटी मद्रास और चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई। इस सम्मेलन का थीम था इंस्पायर इनोवेट सस्टेन, ठीक है, थीम याद रखिए। तो ओशन सम्मेलन जो है ये वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं, इंजीनियरों, छात्रों और नीति निर्माताओं के लिए एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है। हर 2 साल पर एक बार इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और हाल ही में भारत में पहली बार इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पर? चेन्नई में। अब देखिए, सम्मेलन से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, तो सम्मेलन और बैठक से रिलेटेड जो टॉप करेंट अफेयर बने हैं इन्हें भी याद रखिएगा। हाल ही में तीसरा NIC टेक कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। 19वें भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की बैठक हाल ही में आयोजित की गई उत्तर प्रदेश के आगरा में। चौथा बाघ संरक्षण पर एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन मलेशिया में किया गया। वहीं 24वां ई गवर्नेंस पर सम्मेलन 2022 का आयोजन हैदराबाद में किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में जारी सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए, 2021 के लिए हाल ही में सतत विकास सूचकांक जारी किया गया है। इसमें भारत 120वें स्थान पर है। ऑप्शन डी राइट आंसर। पिछली बार भारत 117वें स्थान पर था और 2021 के इस सूचकांक में भारत जो है 120वें स्थान पर है, यानी 3 पायदान नीचे चला गया है। इस सूचकांक में पहले स्थान पे कौन सा देश है? टॉप 5 कंट्री का नाम याद रखिए। पहले स्थान पे फिनलैंड है, दूसरे स्थान पे स्वीडन है, तीसरे स्थान पे डेनमार्क, चौथे स्थान पे जर्मनी और 5वें स्थान पर है बेल्जियम। तो देखिए, सतत विकास सूचकांक जो है
सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2015 में 17 एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निर्धारित किए हैं, जिसे 2030 तक प्राप्त करना है सभी देशों को। ठीक है, तो इसी आधार पर यह सूचकांक जारी किया जाता है, जिसमें भारत जो है 120वें स्थान पर है। अब हाल ही फिलहाल में जो इंडेक्स जारी किए गए हैं इन्हें भी याद रखिएगा, इसमें भारत का स्थान कौन सा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 43वां है। सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स जारी किया गया था, इसमें भारत पहले स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत 83वें स्थान पर है। 2021 के लिए लोकतंत्र सूचकांक जारी किया गया था, इसमें भारत 46वें स्थान पर है। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक जारी किया गया था 2021 के लिए, इसमें भारत 85वें स्थान पर है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब डेली की तरफ फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, 3 मार्च को किस विषय के साथ विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन ये थीम है। भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो का अनावरण किया गया है। तो हाल ही में भारत और बेल्जियम के बीच जो है राजनयिक संबंधों के पूरे 75 साल हो गए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के देशव्यापी कार्यान्वयन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किया है। 1600 करोड़ रुपए। विश्व बैंक ने आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को $1 बिलियन सहायता राशि देने की घोषणा की है। अफगानिस्तान को। LIC म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO कौन बने हैं। TS रामकृष्णन। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने नेक्स्ट जनरेशन GOES यानी गोज-T मौसम उपग्रह लॉन्च किया है। नासा ने। भारतीय वायुसेना द्वारा 7 मार्च 2022 को किस स्थान पर अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान के जैसलमेर के पोखरन रेंज में। नाइट फ्रैंक के द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में विश्व में अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत किस स्थान पर है। भारत तीसरे स्थान पर है। अमेरिका पहले और चीन दूसरे स्थान पर है। मशहूर फिल्म निर्माण और वितरण कंपनी यश राज फिल्म्स के नए CEO कौन बने हैं। अक्षय विधानी। सागर परिक्रमा निम्न में से किस मंत्रालय का कार्यक्रम है। तो ये केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का कार्यक्रम है। इस मंत्रालय के मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला। आज ही यानी 5 मार्च 2022 को सागर परिक्रमा का उद्घाटन करेंगे। 3 मार्च को तीसरा NIC टेक कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहां पर किया गया। नई दिल्ली में। 1 से 2 मार्च को भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 19वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया। आगरा में किया गया। अब लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था 2020-21 के लिए माधवराव लिमे पुरस्कार किसे मिला है। नितिन गडकरी, जो कि वर्तमान में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। दूसरा क्वेश्चन था पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी SR नरसिम्हन। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है। अभी कुछ देर पहले मैंने आप सभी को बताया है। दूसरा क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।